गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है जी। बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों इंतजार था कि सर हिंदी कब पढ़ाएंगे, तो आज से हमारी हिंदी की क्लास डेली रहेगी मेरे प्यारे साथियों। और आप लोग यहाँ पर, मेरा टाइम रहेगा 5 बजे, तो 5 बजे आप लोग लाइव आकर देख सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों 3 दिन तक जो हमारी क्लास रहेगी वो डेमो क्लास रहेगी, ठीक है। 3 दिन के बाद आपको ऑफिसर कैंपस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, वहां पे आप पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग यहां पर बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िएगा, क्योंकि आज की क्लास का आनंद उठाइएगा, ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों गुड इवनिंग सबको। यहाँ पर सहृदय के साथ धन्यवाद। यहाँ पर सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका जो टॉपिक है हिंदी रहेगा, क्योंकि विषय आपका हिंदी है। लेकिन यहाँ पर हिंदी इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझते हो, क्योंकि आपको पता है अभी इन फ्यूचर जो वैकेंसीज आने वाली हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम बात करें लेबर इंस्पेक्टर की या ग्रुप 2 या ग्रुप 4 की। अभी कल एक न्यूज़ भी आई थी मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा भी होगा कि पटवारी की वैकेंसीज आ रही हैं। और आपको पता है यदि ये सारी वैकेंसीज आएंगी तो एमपीएसआई की वैकेंसीज भी आएंगी। और ये बताओ यदि एमपीएसआई की वैकेंसी आ गई तो आप लोग ये बताओ 70 नंबर का हिंदी हमको पढ़ना है। कितने नंबर का? 70 नंबर का यदि हिंदी हमको पढ़ना है तो 70 नंबर लाने के लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी आप लोगों को लगता सरल है लेकिन इतना नहीं है जितना आप लोग समझते हो। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को यहाँ पर एक भी शब्द ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पर रटने वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो प्रत्यक्ष और मूर्त रूप से पढ़ाऊंगा, और आप लोगों की जो भी कमेंट में प्रश्न आएंगे उनका वंचित तरीके से आंसर भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का विषय रहेगा उस विषय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय के ऊपर 2 मिनट का अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर ये विषय है क्या, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो विषय है वो है आपका कौन सा? हिंदी, ठीक है। तो हिंदी विषय है। अब हिंदी विषय आपको लगता है कि इतना सिंपल है, लेकिन जो हिंदी विषय है आपका एमपीएसआई की बात करें तो 70 नंबर का है। यदि आप लोग लेबर इंस्पेक्टर की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो यहां पर 25 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। यदि आप पटवारी की बात करोगे तो आपके 20 नंबर की क्या आएगी? हिंदी आएगी। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है, क्योंकि हिंदी का वेटेज बहुत शानदार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें आज के बाद कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि आज के बाद आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारी 3 दिन फ्री डेमो क्लास रहेगी। आपके जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी दोस्त हैं, आप लिंक शेयर कीजिएगा, और जो भी यदि क्लास पेड लेने का इच्छुक है वो बिल्कुल क्लास पेड लीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर जो हिंदी है ये शब्द आया कहाँ से, हिंदी विषय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किस बेस पे हुई है, किस तरीके से हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास जो भाषा हुआ करती थी वो कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी भाषा थी मेरे प्यारे साथियों? संस्कृत। इसके बाद यदि हम बात करें तो संस्कृत के बाद एक जो भाषा आती है उसको हम बोलते हैं पाली। पाली के बाद यहां पर किस भाषा का उद्भव हुआ? तो प्राकृत का। प्राकृत के बाद मेरे प्यारे साथियों आपको पता है एक भाषा आई थी, बिगड़ी हुई भाषा थी ये, मतलब इसको देसी भाषा भी कह सकते हैं। उसका नाम था अपभ्रंश। क्या था? अपभ्रंश। इसके बाद हमारी एक भाषा आती है जिसका नाम होता है मेरे प्यारे साथियों अवहट्ट। कौन सी भाषा होती है? अवहट्ट। इसके बाद हमारी स्टार्ट क्या होगी? हिंदी। ये बताओ हमको यहां से चलना है और यहां तक जाना है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक। तो यहां तक जाने के लिए हमको समय अभी कम लगेगा, लेकिन जब इसको विधिवत तरीके से हम हिंदी के विकास में पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ तक जाएंगे, बहुत गहराई तक पढ़ेंगे इसको, लेकिन बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी सिद्धांत जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखते हैं संस्कृत भाषा सबसे पहली भाषा थी, क्योंकि ऋषि मुनि जिस भाषा में बात करते थे, जिस भाषा में मतलब रचनाएं लिखते थे, जिस भाषा में ग्रंथ लिखते थे, तो यहां पर वो भाषा कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत। इसके भी 2 पार्ट होंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद यहां पर बुद्ध धर्म आ गया। तो आपको पता है बुद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। लेकिन जैसे ही बुद्ध धर्म खत्म होता है उसके बाद एक और धर्म आ जाता है जिसका नाम था जैन धर्म, और जैन धर्म की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। इसके बाद यहाँ पर भाषा कहाँ पहुंच जाती है? गांव में पहुंच जाती है। तो वो भाषा कौन सी बन जाती है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट बनती है, और अवहट्ट के बाद हमारी स्टार्ट होती है हिंदी। अब हम हिंदी विषय को विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। हिंदी विषय में क्या होता है, क्योंकि जो हिंदी शब्द है वो भी हमारे घर का नहीं है, क्योंकि ये फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? तो ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा से आया, तो कह सकते हैं फारसी भाषा से। किस भाषा से आया मेरे प्यारे साथियों? तो फारसी भाषा का जो शब्द है वो कौन सा है? हिंदी। अब यहां पर बात आती है कि सर भाषा को भी बता दीजिएगा, आखिर भाषा क्या होती है। तो हम देख लेते हैं कि जो आपकी भाषा है वो क्या है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा किस शब्द से मिलकर बनी है, कौन सी धातु है जिससे मिलकर भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हम कह सकते हैं जो भाषा शब्द है भास धातु से बना है। किससे बना है मेरे प्यारे साथियों? भास धातु से। आपको पता है धातु का मतलब होता है क्रिया का जो मूल रूप होता है। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातु कौन सी थी? भास। अब भास का अर्थ भी समझना है। तो भास का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अब यहां पर बोलना हो गया, क्योंकि यहां पर भाषा की उत्पत्ति हो गई भास शब्द से, और भास शब्द आपका क्या है? एक भास धातु है, और यहां पर भास का अर्थ होता है बोलना। मतलब यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें या परिभाषा की बात करें, तो भाषा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? तो ये भी जान लेते हैं। भाषा की परिभाषा होती है मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। क्या करना? विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब यहां पे बात आती है कि सर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो एक व्यक्ति करेगा या 2 व्यक्ति करेंगे या अनेक व्यक्ति करेंगे? तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूं कि भाषा का आदान प्रदान किस तरीके से होता है। भाषा के यहां पर कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन पर ही आपकी सारी क्लासेस लगेंगी आज से। जी, क्योंकि ये वाली क्लास मेरी YouTube पर भी रहेगी, 3 दिन लाइव रहेगी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू पूरी संपूर्ण हिंदी विषय रहेगा। वो रहेगा आपका ओशियन, जो आपका ऑफिसर कैंपस है। YouTube चैनल के अलावा भी आपका एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा जिसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो यहां पर देखना, ये मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके सामने कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये बताओ जब ये वार्तालाप करेंगे या कह सकते हैं जब ये बात करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा। ये बताओ ये व्यक्ति अपनी बात को बोलेगा तो इसको भी समझना है, जब ये व्यक्ति अपनी बात को बोलेगा तो इसको भी समझना है। तो कह सकते हैं कि यहां पर जो भी मन में विचार आ रहे हैं, एक व्यक्ति के में आ रहे हैं वो अनेक व्यक्तियों को बोल सकता है, अनेक व्यक्तियों के में आ रहे हैं वो भी अनेक व्यक्तियों को बोल सकते हैं, या एक व्यक्ति पर्सनल एक व्यक्ति को भी बोल सकता है। तो कह सकते हैं कि यहां पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? तो भाषा कहलाता है। या कह सकते हैं कि संचार का जो माध्यम होती है वो क्या होती है? आपकी भाषा होती है। यहां तक क्लियर हुआ सबका? जी बिल्कुल, जी चलो अच्छी बात है। यहां पर आप लोग यहां पर जुड़ रहे हो मेरे प्यारे साथी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां पर आपका टॉपिक वर्णमाला ही स्टार्ट होगा। वर्णमाला को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, लेकिन ये भी हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाषा आखिर होती क्या है, किस तरीके से भाषा बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद आगे देखते हैं।
अब यहां पर बात आती है कि सर भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको पता होगा एक होती है मौखिक भाषा। कौन सी होती है? मौखिक भाषा। और एक होती है मेरे प्यारे साथियों लिखित भाषा। कौन सी होती है? लिखित भाषा। इसके बाद एक और भाषा आप लोगों ने सुनी होगी जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाषा के तीन रूप हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब यहां पर मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है, तो विधिवत तरीके से जानेंगे इसको। ठीक है जी, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी हैं इस बार, और आप लोगों को यहां पर एक पोस्ट की दरकार है, क्योंकि आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, ना कि आपको 100 पोस्ट। क्योंकि यदि 10 पोस्ट भी आती हैं तो उसमें से एक पोस्ट हमारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। और आप लोग खुद को नहीं बदल सकते। अरे बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि ये बताओ एक पोस्ट के लिए यदि खुद को नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि तुमको पता है परिवर्तन यहां पर क्या है, प्रकृति का नियम है, तो आप लोगों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों भूचाल भी उबल जाते हैं। क्योंकि हमको बदलना है, सिर्फ हमको क्या करना है? हमको बदलना है। क्योंकि हम बदल गए ना तो इतिहास बदल जाते हैं। तो आपको वो इतिहास बदलना पड़ेगा और एक पोस्ट सिर्फ आपको लेनी पड़ेगी, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ क्या चाहिए हमको? हम जो चीज या जिस किसी भी लक्ष्य के प्रति हम क्या है अग्रसर हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही हमारा क्या है, एक ड्रीम रहता है। उस ड्रीम को आप लोग पूरा कीजिएगा। जी बिल्कुल। अब यहां पर देखते हैं, बिल्कुल यहां पर अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। और यहां पर 3 दिन में मेरे प्यारे साथियों एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद एक टेस्ट भी होगा। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट इस बार थोड़ा अलग है। जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका टेस्ट होगा उसी टॉपिक का। क्योंकि मैं भी तो समझ सकूं कि आखिर आपको कितना समझ में आया है, मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया भी है कि नहीं आया है। तो यहां पर आपका मूल्यांकन भी साथ साथ होता रहेगा। उसके बाद जैसे ही हिंदी के 10 या 15 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, एक आपका मर्ज कर देंगे टेस्ट, उसमें भी आपका पता चल जाएगा कि आप लोगों को यहां पर कितना याद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बोलना। यहां पर बोलना और सुनना, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? जब भी आप लोग किसी से बोलते हो या बोलने के माध्यम से जब विचार आप लोग रखते हो, तो वो आपकी कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? मौखिक। इसके बाद यहां पर बात करें तो लिखित भाषा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यहां पर जब भी आप लोग किसी भी विषय वस्तु का लिखित रूप देते हो, क्या देते हो? तो जब लिखित रूप दोगे, या कह सकते हैं सर हमने तो क्या कर दिया, एक लेटर पैड पर लिख दिया कि हमारा सिलेक्शन हो गया, या आप लोगों ने बात आ गई कि सर पत्र पत्रिकाएं यदि आप लोगों के समकक्ष रख दी जाए तो वो किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो पत्र पत्रिकाएं लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि लिखित भाषा सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। इसका प्रयोग हमारा कहां पर होता है? तो पत्र पत्रिका या समाचार पत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। या लिखकर हम किसी भी भाव या विचार को सामने वाले के प्रति रखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। इसके बाद यहां पर देखना सांकेतिक भाषा क्या होती है। सांकेतिक का मतलब क्या होता है? संकेत करना। क्या करना मेरे प्यारे साथियों? संकेत करना। अब संकेत कैसे करेंगे तो आपको पता होगा। जैसे मान लो हमको क्या है, इस तरीके से कोई एरो बना हुआ है। अब यहां पर कोई एरो बना हुआ है या इस तरीके का कोई एरो बना हुआ है, तो आपको पता है कि हमको कैसे टर्न लेना, इस तरीके से टर्न लेना है। जैसे मान लो कि हमको कहीं पर भी जाना है तो आप लोगों को पता होगा इस तरीके के एरो बने होते हैं, मतलब संकेत होते हैं। तो यहां पर संकेतों के माध्यम से जो बताया जाता है वो किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत। या कह सकते हैं जैसे मान लो प्लस चिन्ह बना हुआ है, तो आपको पता है कि आगे चल के प्लस चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे कोई अस्पताल होगा या कुछ भी हो सकता है, तो आपको संकेत मिल गया। या कह सकते हैं कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को संकेत करके बताया जाता है। जैसे मान लो बच्चों को आपको पढ़ाना है डॉग, अब उसको नहीं पता कुत्ता क्या होता है,
तो वहां पर उसको एक सिंबल दिखाएंगे, संकेत कराएंगे कि यहां पर ये क्या है, तो यहां पर ये कुत्ता है, तो संकेत जब कराएंगे तो वो आपका कौन सा कहलाएगा, तो उसे ही हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्लियर हुआ? बिल्कुल। सबसे पहले बच्चा सांकेतिक भाषा में ही क्या करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, क्योंकि मातृभाषा के अकॉर्डिंग आएगा वो। किसके अकॉर्डिंग? मातृभाषा के। बिल्कुल, यहां पर विवेक जी बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टॉपिक आपका बहुत शानदार है, बस अंत तक आप लोग देखिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्णमाला। मुद्दे की बात तो यहां पर है कि टॉपिक हमारा कौन सा है आज का, वर्णमाला। ये बताओ कितने छात्रों ने वर्णमाला को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर सिंपल तरीके से हमको सीखना है कि वर्णमाला आपकी क्या होती है, किस प्रकार से वर्णमाला बनती है। आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, तो आज आपके सामने प्रत्यक्ष यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना वर्णमाला मेरे प्यारे साथियों होती क्या है। तो वर्णमाला की यदि बात करें तो वर्णमाला को यदि हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर शब्द बनता है वर्ण प्लस माला। तो यहां पर दो शब्द हमको मिल गए, एक तो वर्ण मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, माला। अब यहां पर बात समझ में आती है कि सर वर्ण तो हमको पता है लेकिन माला का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। माला का मतलब जैसे मान लो यहां पर कोई भी स्त्री इस तरीके से फूलों की माला पहने हुए है या कोई भी व्यक्ति फूलों की माला पहने हुए है, तो ये बताओ ये फूल ऐसे तो नहीं दिख रहे आपको कि सर अलग अलग फैले हुए हैं, जी नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो फूल हैं उनका एक क्रम बना हुआ है। ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, मतलब संबंध बना रहे हैं, कह सकते हैं इसको सजा हुआ रूप। क्या बोल सकते हैं, सजा हुआ रूप। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि सर माला का मतलब तो क्या हो गया, सजा हुआ रूप, लेकिन किसकी माला है, मोतियों की नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये वर्णों की माला है। किसकी है, वर्णों की माला है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर वर्णों का व्यवस्थित समूह, किसका, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही वर्णमाला कहते हैं। तो यहां पर बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को मेरे प्यारे साथियों कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है या वर्णों का सजा हुआ रूप है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, वर्णमाला। जी बिल्कुल प्रिया पटेल जी, बहुत अच्छी बात है जी। जी अंश गुप्ता जी, बिल्कुल। अब यहां पर देखना वर्णमाला तो हमको डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गई कि वर्णों का सजा हुआ क्रम क्या कहलाएगा, वर्णमाला, या वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। लेकिन सर वर्णमाला बनती किस प्रकार से है, इसमें क्या होते हैं, ध्वनि होती है, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, क्या होता है, तो वो हमको बता दीजिएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है, वर्ण। लेकिन वर्ण बनता कैसे है, तो यहां पर ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण बनता है। क्या बनता है, वर्ण। और वर्ण के बाद यदि हम बात करें तो आपको पता होगा शब्द बनता है, और शब्द के बाद क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्य के बाद आपका क्या बन जाता है, तो पैराग्राफ बन जाता है। क्या बन जाता है, पैराग्राफ। अब देखना यहां पर ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, और शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, और पैराग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखना सबसे पहले बात आती है ध्वनि की और वर्ण की। ध्वनि का मतलब क्या होता है, ध्वनि मतलब साउंड। साउंड मतलब कह सकते हैं कि मुख से जो निकली हुई वायु है, मुख से जो भी हवा निकलेगी वो क्या करेगी, साउंड करेगी। क्योंकि तुमको पता निर्वात में कभी साउंड नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि मुख से उच्चरित ध्वनि क्या होती है, मुख से उच्चरित जो वायु है उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सर मुख से जो भी वायु निकल रही है, जो भी हम बोल रहे हैं वो एक साउंड के रूप में हमको दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि जो हवा होती है यदि मुख से बाहर निकलती है तो वही क्या बन जाती है, ध्वनि बन जाती है। अब यहां पर एक और बात आती है कि सर ध्वनि कैसी इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये भाषा की छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है, छोटी इकाई है। कैसी इकाई है, छोटी। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए सर छोटी तो है, लिखित है,
कि मौखिक है, तो भाषा की यहां पर मौखिक इकाई है। कैसी है? मौखिक इकाई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भाषा की जो छोटी मौखिक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। यहां तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? आगे बढ़े जी। इसके बाद देखना अगला आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण। तो वर्ण क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं, शब्द क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो वर्ण की यदि हम बात करें तो वर्ण क्या होता है? तो कह सकते हैं कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, किसका? ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो लिखित रूप आपका क्या कहलाएगा? वर्ण। अब सर ये तो हमको समझ में नहीं आया कि सर लिखित रूप आपका वर्ण कैसे बन गया। जैसे मान लो अभी मैं बोल रहा था क ख ग घ, वो सिर्फ तुमको सुनाई दे रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, मैंने उसको लिख दिया क ख ग घ। अब यहां पर ये बताओ, जब ये लिख दिया तो ये क्या बन गया? वर्ण बन गया। क्या बन गया? वर्ण। आपने बोला सर अ ई उ, तो यहां पर आपको जो सुनाई दे रहा था वो क्या था मेरे प्यारे साथी? तो वो था ध्वनि। लेकिन जैसे ही ध्वनि को यदि लिख दिया, या कह सकते हैं कि ध्वनि का जो लिखित रूप है वही आपका क्या कहलाता है? तो उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। बिल्कुल जी दीपक जी, यदि हम लिख दें तो वर्ड बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यदि आप लोग लिख दोगे ना तो वही वर्ण बन जाएगा। ठीक है। अब देखना यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो यहां पर छोटी लिखित इकाई कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? तो वो वर्ण है। छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? तो वो आपकी वर्ण कहलाती है। तो कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो वो आपका क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यहां तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? आगे बढ़ें जी। बिल्कुल। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल, आप लोग यहां पे अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी तो आपको आनंद आने वाला है। बहुत सारी चीजें जब नई मिलेंगी, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगी। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सर एक पॉइंट आता है अक्षर और एक आपका होता है वर्ण। सर अक्षर और वर्ण में डिफरेंस क्या होता है? तो यहां पर जान लीजिएगा अक्षर और वर्ण में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो आपने यहां पर लिखा क और यहां पर लिखा क, आपने यहां पर लिखा अक और यहां पर लिखा अ, आपने यहां पर लिखा ग और यहां पे लिखा गा। तो ये बताओ यहां पर इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब कह सकते हैं अक्षर का मतलब होता है आ मतलब ना, और क्षर का मतलब होता है क्षरित। जो क्षरित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने सुना भी होगा ना क्षरित इति अक्षरा। बिल्कुल, क्योंकि यहां पे संस्कृत में कहा जाता है ना क्षरित इति अक्षरा, मतलब जिसका क्षरण नहीं होता वही आपका क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। तो कह सकते हैं कि जिसका क्षरण ना हो, या कह सकते हैं कि जो वर्ण होता है, वर्ण का मतलब होता है अखंडनीय, जिसका खंड नहीं हो सकता, तो खंड नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है आपका? वर्ण। ये बताओ का खंड कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। या कह सकते हैं जिसमें एक ध्वनि होती है, सिर्फ क्या होती है? एक ध्वनि होती है। क क्या है? एक ही ध्वनि है। लेकिन यदि हम इस का को लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? का प्लस आ, मतलब यहां पर जिसके खंड हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि जहां पर भी किसी वर्ण के खंड कर दिए जाते हैं या खंड हो जाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। या स्वर सहित व्यंजन क्या होता है आपका? अक्षर। और स्वर रहित व्यंजन आपका क्या होता है? तो वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। अब यहां पर समझना मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि यहां पर अक्षर में एक से अधिक ध्वनियां हो सकती हैं। तो एक से अधिक ध्वनियों का मतलब हो गया कि वो क्या कहलाएगा? आपका अक्षर कहलाएगा। जैसे अक, अक का मतलब यहां पर दो ध्वनि हो गई। अ प्लस का मतलब यहां पर क्या हो गया? दो ध्वनि, तो वो क्या बन जाएगा? आपका अक्षर। लेकिन आ, इसमें कितनी ध्वनियां हैं?
एक ही ध्वनि है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। आप लोग सीधा फंडा याद रखना कि जब भी आपको यदि व्यंजन दे रहा है उसमें हलंत लगा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, वर्ण। यदि हलंत को हटा दो या इसमें से मतलब यहां पर कह सकते हैं कि का को स्वर के साथ जोड़ दो तो स्वर के साथ जोड़ा हुआ जो वर्ण है वो आपका क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। क्लियर हुआ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा राम, तो राम का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें क्या आता है, रा प्लस आ, मा प्लस आ। अब यहां पर यदि बात करें तो इसमें कितने अक्षर हो गए, तो सर अक्षर तो 2 हैं। कितने हैं, 2। वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4। कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों अक्षर और वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल। अब यहां पर देखना आपको पता होगा कि सबसे पहले एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है शब्द। शब्द का मतलब सबको पता होगा कि जब वर्णों को मिलाकर लिख दिया जाता है या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों का जो सार्थक क्रम होता है वही क्या कहलाता है, तो वो शब्द कहलाता है। या कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक मेल आपका क्या बन जाएगा, शब्द। जैसे आप लोगों ने लिखा होगा क, म और ला, ये आपको तीनों क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। लेकिन जैसे ही आप लोग इसको जोड़ के लिख दोगे तो यहां पर कितने वर्ण थे, 3, और तीनों को जोड़ के लिख दिया मतलब क्या बन गया, कमल। तो यहां पर कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। तो शब्द की डेफिनेशन सीधी सीधी भाषा में याद रखना है कि वर्णों को मिलाकर लिख दिया जाता है वो आपका शब्द बन जाता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है जी, बिल्कुल। इसके बाद यहां पर देखना मेरे प्यारे साथियों, अगला एक और बिंदु आता है वाक्य। क्या आता है, वाक्य। बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन जब टॉपिक आएगा तब। ठीक है, अभी शब्द को बहुत अच्छे से जानना है, वाक्य को भी बहुत अच्छे से जानना है, लेकिन वो कब जानना है तो आपको पता होगा जब हम इसको टॉपिक को ही स्पेशल पढ़ेंगे, तब बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना वाक्य का मतलब क्या होता है। यहां पे वर्णों को मिला दिया, अब यहां पे क्या हो जाएगा, शब्दों का मेल होगा। किसका, शब्दों का सार्थक मेल होगा। अब शब्दों का सार्थक मेल कैसे होगा तो देखते हैं। यहां पर आपको पता है कमल अच्छा है, ये बताओ शब्द है, ये भी क्या है, शब्द है। जब इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वाक्यों के मेल से क्या बनेगा, फिर पैराग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, पैराग्राफ। तो एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। बिल्कुल फिर से, सबसे पहले क्या था, ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या बना आपका वर्ण। वर्ण के बाद क्या बना आपका शब्द, और शब्द के बाद क्या बना वाक्य, और वाक्य के बाद क्या बना मेरे प्यारे साथियों, तो पैराग्राफ बना। अब देखना यहां पर ध्वनि का जो लिखित रूप था वो क्या हो गया, वर्ण हो गया। क्या हो गया, वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बन गया, शब्द बन गया। जब वर्णों को मिला के लिख दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, शब्द। और शब्दों को मिला के यदि लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, आपका वाक्य बन जाएगा। लेकिन वाक्यों को भी सर मिला दो तो क्या बन जाएगा, आपका पैराग्राफ बन जाएगा। तो यहां पर ये बिंदु आपको याद होना चाहिए, क्रम आपको याद होना चाहिए कि ध्वनि का लिखित रूप ही सर वर्ण होता है, और वर्णों का मेल आपका शब्द होता है, और शब्दों का मेल आपका वाक्य होता है, और वाक्यों का मेल आपका क्या होता है, पैराग्राफ। लेकिन जो भी मेल होगा वो सार्थक होगा। क्या होगा, सार्थक होगा। तो सार्थक मेल से ही आपका क्या बनता है, व्याकरण बनता है। क्या बनता है, व्याकरण। देखना यहां पर एक शब्द आपके सामने आ गया कि सर व्याकरण। तो व्याकरण के यहां पर अंग होते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपने सुना होगा व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। कितने हो गए, 3 हो गए। पहला क्या हो गया, वर्ण, दूसरा क्या हो गया, शब्द, और तीसरा क्या हो गया, वाक्य। तो यहां पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब यहां पर बात आती है कि सर व्याकरण के अनुसार सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो वर्ण होगी। कौन सी होगी, वर्ण। क्लियर हुआ
जी बिल्कुल, चलो तो निबंध बन जाएगा। बिल्कुल जी विवेक जी, पैराग्राफ को भी जोड़ दो तो निबंध बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप अंत तक रहिएगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट होने वाला है कॉन्सेप्ट आपका, और हमको तो बहुत दूर जाना है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद टेस्ट भी तो देना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और टेस्ट को भी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अब देखना यहां पर जो वर्ण होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले वर्णमाला को बांटा कितने प्रकार से जाता है, तो आपने देखा होगा एक इसमें स्वर वर्ण होते हैं, और एक आप लोगों ने सुना होगा कि सर इसमें व्यंजन वर्ण होते हैं, और तीसरा आप लोगों को पता होगा अयोगवाह। ये तो अलग से ही आ गया था, हाँ इसका भी इतिहास जानेंगे, लेकिन वर्णमाला को 3 पार्ट में बिल्कुल बांट दिया। सबसे पहले स्वर और व्यंजन, उसके बाद क्या था अयोगवाह। लेकिन यहाँ पे वर्णों को कितने भागों में बांटा गया था तो वो आपको समझना है। ये तो वर्णमाला को बांटा है स्वर में, व्यंजन में और अयोगवाह में। अब आएगा आपका क्या वर्ण, तो वर्ण को बहुत अच्छे से समझना है। बस यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि जो वर्ण हैं उनको कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो सर एक तो होता है स्वर, और एक क्या होता है आपका व्यंजन। क्या होता है व्यंजन। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन पता होगा, स्वर और व्यंजन। लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेशन आपको एक भी नहीं रटना है, क्योंकि मैं आपको यहीं पे सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। डेफिनेशन आप खुद बनाने लगोगे, क्योंकि पता है तुमको खुद बदलना है तो इतिहास बदल जाएगा। तो डेफिनेशन आपको खुद बनानी पड़ेंगी। देखते हैं कैसे। स्वर का मतलब आपका क्या होता है, तो एक शब्द याद रखना मेरे प्यारे साथियों, निर्वाद। क्या होता है निर्वाद। और व्यंजन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों शवाद। क्या होता है शवाद। तो यहां पे 2 शब्द यदि आपको याद हैं, निर्वाद और शवाद, तो यहां पर ये बताओ डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो। देखते हैं कैसे। निर्वाद को यदि आप लोग अलग करोगे तो ये क्या बनेगा, नीह प्लस बाध। ठीक है, शवाद को यदि अलग करोगे आप लोग तो यहां पे बनेगा सा प्लस बाध। अब यहां पे सर हमको ये तो समझ में नहीं आया कि बाद नी और बाद ये होता क्या है। नी का मतलब होता है नहीं, और बाद का मतलब होता है बाधा। मतलब जिनमें बाधा नहीं है वो क्या बन जाएंगे, स्वर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्वर। अब यहां पे साधन बाद आ गया। सा का मतलब होता है साथ में। क्या होता है साथ में। और यहां पर मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा बाद का मतलब बाधा के साथ में बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो दोनों डेफिनेशन 2 शब्द से बिल्कुल क्लियर होती हैं। सबसे पहला निर्वाद। निर्वाद का मतलब होता है वे ध्वनियां या वे वर्ण जो क्या होते हैं, बिना बाधा के बोले जाते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। लेकिन यहां पर आता है सर व्यंजन क्या होता है, तो स प्लस बाद। सा का मतलब होता है साथ में और बाद का मतलब होता है बाधा। तो जो बाधा के साथ बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब बाधा कब आएगी, जब 2 व्यक्ति मिलेंगे। तो जब व्यंजन के साथ में स्वर मिल जाते हैं या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिएगा, आप लोगों ने एक व्यक्ति को देखा होगा, विराट कोहली, बहुत अच्छे से देखा होगा। तो यहां पर क्या हुआ था, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, क्योंकि यहां पर ये तो क्रिकेटर है लेकिन ये बॉलीवुड स्टार है। तो यहां पर देखना, जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा फुटबॉल खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। अब यहां पर फुटबॉल जब ये खेल रहे थे तो यहां पर जैसे ही विराट कोहली ने बॉल फेंकी और सीधी किसके पास चली गई, अनुष्का शर्मा के पास। ये बताओ बीच में कहीं अवरोध हुआ, बीच में कहीं इसको किसी ने रोका, नहीं रोका। तो यहां पर जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई भी वस्तु जाती है, सीधे सीधे जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर। अब क्या हुआ कि यहां पर एक बीच में व्यक्ति आ गया, धोनी। कौन आ गया, धोनी। अब जैसे ही मेरे प्यारे साथियों यहां पर धोनी आ गया, तो जैसे ही विराट कोहली ने गेंद फेंकी और किसने पकड़ ली, धोनी ने बीच में पकड़ ली। जानी कहां चाहिए थी ये,
अनुष्का के पास, लेकिन मेरे प्यारे साथी हुआ क्या कि बीच में अवरोध किसने उत्पन्न किया? ध्वनि ने किया। तो कह सकते हैं अवरोध की स्थिति जहां आएगी वो आपका कहलाएगा व्यंजन, और सीधे सीधे या कह सकते हैं जहां अवरोध की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि सीधे सीधे यदि पार कर दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। एक और तरीके से इसको समझते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, यहां से ही सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से आपको जानना भी है। तो हम देखते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है। ये आपका स्वर है और ये आपका क्या है? व्यंजन है। अब देखना यहां पर मान लो एक व्यक्ति है, ये भी विराट कोहली है। कौन है? ये विराट कोहली जी हैं। और यहां पर क्या है? एक और व्यक्ति है, इसका नाम आप लोग मान लो धोनी। कौन है? धोनी। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ? विराट कोहली और धोनी जब मैच खेल रहे थे, तो जब विराट कोहली ने बॉलिंग की किसको? धोनी को। तो धोनी ने उस गेंद को कितने रन के लिए मार दिया? 6। मतलब उसने उस गेंद पर क्या मार दिया? छक्का मार दिया, 6 मार दिया। तो मेरे प्यारे साथियों गेंद कहीं पे रुकी क्या? जी नहीं रुकी। मतलब वो सीधे कहां हो गई? ग्राउंड से पार हो गई, या कह सकते हैं कि बीच में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। तो जो 6 रन हैं वो किस में जाएगा मेरे प्यारे साथियों? स्वर में जाएगा। किस में जाएगा? स्वर में। अगली बॉल फिर से विराट कोहली ने फेंकी और धोनी ने उसको 4 रन के लिए मार दिया। कितने रन के लिए? 4 रन के लिए दे दिया। तो यहां पर ये बताओ, जब भी बॉल में चौका लगता है तो गेंद में क्या होता है? अवरोध, क्योंकि गेंद टप्पा खाकर कहां जाती है? बाउंड्री की तरफ जाती है। तो यहां पर कह सकते हैं जब वो टप्पा खाएगी तो उसकी गति में क्या होगा? अवरोध होगा। तो जो 4 रन है वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो उसे हम कहेंगे व्यंजन। क्या कहेंगे? व्यंजन। तो ये आपका किसका कॉन्सेप्ट था? स्वर और व्यंजन। यदि 6 रन है तो किधर जाएगा? स्वर में। यदि चौका मार रहे हैं तो वो किधर जाएगा? आपका व्यंजन में। तो जहां बाधा नहीं है वो क्या है? 6 है। और जहां बाधा है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो वो आपका व्यंजन या चौका भी कह सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। जी बिल्कुल जी मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, क्योंकि आपके वंचित आंसर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उनका बिल्कुल विधिवत तरीके से आंसर दिया जाएगा। बिल्कुल जी आकाश जी। चलो अब यहां पर देखते हैं कि जो स्वर हैं, सबसे पहले यहां पर स्वर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी? तो ये भी आप लोग सुन लो और यहां पर इसको नोट कर लेना कि वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब यहां पर स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी? वे वर्ण जो निर्वाद अवस्था में बोले जाते हैं, निर्वाद अवस्था में बोले जाते हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन आपके सामने हो गई। आप कोई सी भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो, या तो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं या निर्वाद अवस्था में बोले जाते हैं। स्वतंत्र मतलब फुल फ्रीडम, मतलब जैसे ही आपने कोई वर्ण बोला बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में बोल दिया जिसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र अवस्था में बोली जाएं या निर्वाद अवस्था में बोली जाएं उनको क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। अब देखना यहां पर एक बिंदु आता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहते हैं। यह प्रश्न आपका पूछ लिया गया है जेल प्रहरी के, आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो स्वर का एक दूसरा भी नाम दे सकता है, यदि आपको स्वर नहीं देगा तो वहां पे लिख के दे देगा कि स्वर को हम क्या कहेंगे? अच कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? अच कहेंगे। ठीक है। इसके बाद यहां पर इसकी विशेषता देखना क्या क्या होती हैं। तो विशेषता मतलब हम कह सकते हैं कि ये मुखर होते हैं। क्या होते हैं? मुखर होते हैं। मुखर का मतलब यहां पर क्या होता है? सीधा सीधा बोला जाता है, तो यहां पर ज्यादा भी सांस लगती है। तो कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? मुखर होते हैं। लेकिन अब बात आती है आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बना था।
एक प्रश्न तो आपका यही बना था कि अच को हम क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, मुखर होते हैं स्वर व्यंजन या अयोगभा, तो वो आपके स्वर होते हैं, क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में बोले जाने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्वर कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबका? जी बिल्कुल। आगे बढ़े, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम चर्चा को जारी रखते हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल जी। सोनवीर जी, अच्छा मजा आ गया, कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, मजा तो अभी आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आपके टॉपिक खत्म होते जाएंगे आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो किसी भी एग्जाम का आपसे ना बने। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, हिंदी का एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखना स्वर के प्रश्न कैसे बनते हैं। तो पहला प्रश्न देखना कि यहां पर स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं या स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर 11। ये किसके अनुसार है, व्यापम के अनुसार है। किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू व्यापम। यदि पूछ लिया जाए कि सर ये बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है या स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वर कितने होते हैं, तो यहां पे स्वरों की संख्या सीधा सीधा प्रश्न आ जाए तो वो भी कितनी होती है, 11 होती है। दो प्रश्न क्लियर हुए सबके। स्वरों की संख्या या स्वर कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहां पे 11। ये व्यापम के अकॉर्डिंग यदि आपसे सीधी सीधी भाषा में पूछ लिया गया प्रश्न है कि स्वरों की संख्या बताइए, तो हमको यहां पे आंसर क्या लगाना है मेरे प्यारे साथियों, 11 लगाना है। कितना लगाना है, 11, बिल्कुल जी। इसके बाद यहां पे दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। इसमें कौन कौन सा नहीं आता, एक तो आ नहीं आता, एक अम नहीं आता और एक आहा, ये इसमें नहीं आते हैं। क्योंकि कुल स्वरों की संख्या यदि पूछ ली जाए मेरे प्यारे साथियों, तो कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 13। जी बिल्कुल मनोहर जी, बिल्कुल। अब देखना यहां पर तीसरा जो बिंदु है वो क्या है कि कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या आपको लगाना है उत्तर 13। अब कुल स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर और स्वरों की संख्या, 3 प्रश्न जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसते हैं। आपके सामने प्रश्न आ जाए कि सर ये बताओ स्वरों की संख्या, ना तो इसमें मात्रा ऐड किया ना इसमें कुल ऐड किया। जब मात्रा और कुल आपके सामने शब्द नहीं है तो हमको आंसर सीधा लगा देना है, 11 आएगा। क्या आएगा, 11, बिल्कुल। इसके बाद यहां पे मात्रा के आधार पर स्वर आएगा, तो मात्रा के आधार पर कितना होता है, 10, जिसमें अ, अम और अहा ये 3 वर्ण नहीं होते। लेकिन टोटल स्वर की बात करें तो कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 13। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से 11 होते हैं और किस प्रकार से 13 होते हैं और किस प्रकार से 10 होते हैं। जी बिल्कुल जी। अभिजीत जी, संधि भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संधि का टॉपिक बहुत मजेदार है। आज तक किसी से बनी नहीं है, लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है उनकी कभी गलत होती नहीं है, क्योंकि संधि का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल, संधि आप जिस दिन पढ़ लोगे मेरे प्यारे साथियों, एक भी संधि किसी भी बुक से आप लोग लगा लेना, एक भी संधि गलत नहीं होगी कभी भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मनोहर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब देखते हैं, हम स्वर को लिख लेते हैं। पहले आपके सामने यहां पे होता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद बचा अम और अहा। अब देखना यहां पर एक और आपका वर्ण आता है, इसको बोलते हैं ऋषि। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे आ से लेके आहा तक इनको काउंट करना आप लोग, तो काउंट करोगे तो कितने होंगे कुल, तो देखना यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये बताओ कुल कितने हो गए, तो कुल स्वर अपने पास 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13, बिल्कुल। जेल प्रहरी मेरे प्यारे साथियों, आपका 23 से 27 के बीच में शायद पेपर है, तो यहां पर 27 को जब भी पेपर होगा तब तक यहां पर मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज ला रहा हूं,
वो सिर्फ जेल प्रहरी के प्रश्न रहेंगे जो पुरानी परीक्षाओं में या विगत परीक्षाओं में आपके जेल प्रश्न में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। वो कल या परसों से ही क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। 1 घंटे की क्लास रहा करेगी, उसमें 40 प्रश्न रहेंगे। आपके 20 प्रश्न आते हैं जेल पुलिस में, लेकिन यहाँ पे कम से कम 10 या 15 पेपर हैं, तो 7 से 8 दिन में आपके क्या हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद जो भी आपको डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो जी, जेल प्रहरी तक आपका यहाँ पर सारे प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। यहां पर देखना कुल स्वर अपने पास कितने हो गए, 13। एक प्रश्न आपको याद होगा प्लाटून कमांडर का, यदि किसी ने दिया हो जी, प्लाटून कमांडर का पेपर हुआ था, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, उसमें पूछा था कि ऋषि किस नंबर पर आता है। मतलब यहां पर ऋषि का नंबर कौन सा है वर्णमाला में, तो देखना ऋषि का नंबर भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कौन सा नंबर है, 7वां। तो ये बताओ, यहां पर इतना सिंपल प्रश्न था, इसको भी स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं कि सर पता ही नहीं है कौन सा नंबर है। अरे यहाँ पे वर्णमाला की आ से स्टार्ट करोगे ना, तो स्वर को यहाँ पे आ से स्टार्ट करोगे तो अ ई उ ऋषि आ गया ना, तो यहाँ पे ऋषि आ गया क्योंकि भोलानाथ तिवारी ने इसको छोड़ दिया था, और यहाँ पे कांता प्रसाद गुरुजी ने इसको नहीं लिया था, बाद में जोड़ा गया था इसको। तो यहाँ पर इसको कहाँ पे रखा गया था, तो सब यहाँ पे विद्वानों की सहायता से इसको कहाँ पे रख दिया गया था, 7वें नंबर पे रख दिया गया था। तो कह सकते हैं कि ऋषि का वर्णमाला में 7वां स्थान आता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। बिल्कुल जी अमन जी, आपने सही किया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहां पर देखना, अब आपके सामने कुल स्वर 13 हैं, लेकिन सर बात करें आपने यहां पे मात्रा के आधार पे हमको कितने बताए हैं, 10। तो मात्रा ये बताओ इसमें होती है, जी नहीं होती है। अम और अहा इनकी मात्रा हम लेते नहीं, क्योंकि ये अयोगबा है। क्या है ये, अयोगबा है, ना तो स्वर है ना व्यंजन, अपितु स्वर और व्यंजन दोनों भी हैं। क्योंकि ये व्यक्ति आए थे किशोरीलाल वाजपेयी, उन्होंने इनको अंग और अहा को अयोगबा कह दिया था। वही किशोरीलाल वाजपेयी हैं जिनको हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। याद रखना, प्रश्न आ चुका है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं, तो किशोरीलाल वाजपेयी जी को। क्योंकि कांता प्रसाद गुरु के साथ इनकी जब मीटिंग होती है, चाय पर मिलने गए थे, तो कांता प्रसाद गुरु जी ने अंग और अहा को दे तो दिया था, लेकिन अयोगबा नाम किसने दिया था, तो वो दिया था किशोरीलाल वाजपेयी जी ने। ठीक है, चलो अब देखना यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। सर 11 व्यापम पूछता है, तो सर इसका कॉन्सेप्ट भी हमको बता दीजिएगा। अरे व्यापम पूछता है, आपका व्यापम का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्यापम ही हम हिंदी पढ़ेंगे। अगर हम हिंदी को व्याकरण की तरीके से पढ़ेंगे तो आपके व्यापम में गलत हो जाएंगे, लेकिन व्यापम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो देखना, जब आपके 11 होते उसमें क्या नहीं होता, अम और अहा, ये दोनों नहीं होते। बाकी जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये बताओ 13 में से 2 गए, कितना बचा, 11, और 13 में से 3 गए तो कितना बचा, 10। तो मात्रा के आधार पर 10, कुल स्वर 13, और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। यहां तक क्लियर हुआ सबका जी? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका बन चुका है, और आप लोग स्क्रीनशॉट बिल्कुल मेरे प्यारे साथी सेव करते जाइएगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ में भी। क्लियर हुआ जी अमन जी? चलो अब यहां पर देखना मेरे प्यारे साथियों, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वरों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। दूसरा आता है जीव के आधार पे, या सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं औष्ठ के आधार पे। किसके आधार पे, औष्ठ के आधार पर। और तीसरा आता है यहां पे जीव के आधार पर जी। इसके बाद यहां पे हवा, नाक, मुख के आधार पे। इसके बाद घोषत्व के आधार पर भी हैं जी, बिल्कुल, मुख द्वार खुलने के आधार पर भी हैं। लेकिन यहां पर मूल रूप से क्या है, तो मेरे प्यारे साथी 4 हैं। पहला मात्रा के आधार पर, उसके बाद औष्ठ के आधार पर, जीव के आधार पर, और हवा नाक के आधार पर। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को किस प्रकार से बांटा गया था।
जी, तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर यहां पर जो स्वर को बांटा गया था इसमें था मेरे प्यारे साथियों लघु स्वर। क्या था? लघु स्वर, या इसको हम बोलते हैं हास्य स्वर। इसके बाद यहां पर था मेरे प्यारे साथियों दीर्घ स्वर। कौन सा था? दीर्घ स्वर। और तीसरा जो बिंदु आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लुप्त स्वर। क्या पढ़ेंगे? प्लुप्त स्वर। तो यहां पर मात्रा और उच्चारण के आधार पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है। इसके बाद यहां पर ओष्ठ के आधार पर कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक इसमें होता है मेरे प्यारे साथियों अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। और एक होता है इसमें निरनुनासिक। चलो, क्लियर हुआ। अब यहां पर जीव के आधार पर बांटे मेरे प्यारे साथियों, तो जीव के आधार पर यहां पर कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जीव के आधार पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है इसमें मध्य स्वर, और तीसरा इसमें क्या होता है तो वो होता है पश्च स्वर। तो जीव के आधार पर भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, और यहां पर लास्ट बचता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो कॉन्सेप्ट होता है, जी बिल्कुल, ओष्ठ के आधार पर मेरे प्यारे साथियों 2 होते हैं। एक होता है यहां पे वृत्ताकार, और एक कौन सा होता है? अवृत्ताकार। ठीक है, क्योंकि अनुनासिक और निरनुनासिक को हवा के माध्यम से रखा गया था। इसमें आता है अनुनासिक, और यहां पर दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है निरनानुनासिक। ठीक है जी। ओष्ठ के आधार पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें पूछ भी लिया है। आपका जो प्रश्न बनता है वो ओष्ठ के आधार पर, क्योंकि इसमें वृत्ताकार और अवृत्ताकार, क्योंकि होठों की आकृति बनाएंगे। अनुनासिक और निरनुनासिक कहां पर जाएंगे? हवा के आधार पर। अब देखना यहां पर कि सर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। लेकिन बात करें, एक व्यक्ति आया था कामता प्रसाद गुरु। कौन थे? तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार यहां पर स्वर को जो बांटा गया था वो 2 पार्ट में बांटा गया था। वो कौन कौन से थे? तो इन्होंने बांटा था लघु स्वर, और एक को नाम दे दिया था इन्होंने संधि स्वर। ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है कि कामता प्रसाद गुरुजी ने यहाँ पे स्वर का जब डिवाइडेशन किया था तो उन्होंने 2 पार्ट बताए थे इसके। एक था लघु और एक कौन सा था आपका? संधि स्वर। तो हम सारे कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखेंगे। जी बिल्कुल जी कामना जी। अब यहां पर देखते हैं, ये सारी चीजें हमको जानना है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम चर्चा को जारी रखते हैं। जी बिल्कुल। चलो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो हम यहां पर जो आज का सेशन था, क्योंकि इसको हम कल विधिवत तरीके से देखेंगे। सबसे पहले उच्चारण के आधार पर, दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो क्या देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पर जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, हवा, नाक और मुख के आधार पर। बिल्कुल, क्योंकि सारी चीजें देखेंगे। लेकिन कुछ फैक्ट लिख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहले यहां पर प्रश्न आता है कि भाषा की मौखिक इकाई जी तो कौन सी होती है? ध्वनि। दूसरा, भाषा की लिखित छोटी इकाई तो ये कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों? तो वर्ण होती है। तीसरा बिंदु मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थ की इकाई कौन सी है, या भाषा की अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी कहलाती है? आपकी शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। क्योंकि ये प्रश्न आपका बन चुका है कि यहां पर भाषा की अर्थ की इकाई या अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है, अर्थ देने वाली इकाई कौन सी है, तो अर्थ देने वाली इकाई कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों? तो यहां पर कह सकते हैं वो आपका शब्द होती है। क्या होती है? शब्द। इसके बाद यहां पर देखना, चौथा बिंदु आपका क्या होता है, बहुत ही शानदार है कि भाव या भावार्थ।
के आधार पर भाषा की इकाई कौन सी है। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों भाव और भावार्थ, तो यहां पर आपको उत्तर लगाना है वाक्य। क्या लगाना है? वाक्य। चार कॉन्सेप्ट हैं आपके सामने, चार बिंदु हैं और चारों ही बिंदु पूछ लिए गए हैं, आप लोग इनको गलत करके आते हो। जी बिल्कुल जी अजय यादव जी। यहां पर पहला क्या था? भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की लिखित छोटी इकाई वो कौन सी? आपकी वर्ण है। अर्थ की दृष्टि से यहां पर छोटी इकाई कौन सी है? तो वो शब्द है। तथा भाव या भावार्थ के आधार पर, भावार्थ का मतलब आपको पता होगा, जब हम परिचय लिखते थे, याद होगा 10th क्लास में सूरदास जी का, तो उसमें लिखते थे भावार्थ। भावार्थ का मतलब उसका अर्थ लिखते थे वाक्यों के रूप में। एक यहां पर आप लोग उत्तर देना मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर भाषा की छोटी इकाई या अंग, तो यहां पर भाषा की छोटी इकाई अंग कौन सा है? तो याद रखना आप लोग ध्वनि लगा देते हो लेकिन वर्ण होगा, क्योंकि यहां पे भाषा की यदि सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा की छोटी इकाई, तो आप ध्वनि नहीं लगाना है, वहां पे क्या लगाना है? वर्ण। क्योंकि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ये बताओ पढ़ क्या रहे? हम व्याकरण ही पढ़ रहे हैं। तो यहां पर अंग जो होंगे मेरे प्यारे साथियों, वो अंग छोटा कौन सा होगा? वर्ण होगा। ये बताओ यहां तक सबका क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, चलो अच्छी बात है जी। 4 बजे से अमन सर की क्लास रहती है, उसमें इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, और 5 से 6 मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके हिंदी के यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि जेल पुलिस भी आने वाला है, लेबर इंस्पेक्टर भी आने वाला है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी आने वाला है, उसके बाद आपका मंडी का भी आने वाला है, और इसके बाद आपको पता पटवारी भी डल चुका है, SI में तो आना ही है। ठीक है जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपका 3 दिन की क्लास रहेगी, वो डेमो रहेगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद यहां पर पेड कोर्स हो जाएगा, तो पेड कोर्स में भी आप लोग क्या कर सकते हो? एडमिशन ले सकते हो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहां पर 3 दिन की क्लास रहेगी जिसमें डेमो रहेगा। यहां पर अमन सर का भी डेमो रहेगा 3 दिन, मेरा भी डेमो रहेगा 3 दिन। तो हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे पेड जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ पर इसमें संपूर्ण हिंदी विषय को मैं खुद पढ़ाऊंगा। और आपको पता है मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है कोई भी एग्जाम हो। ठीक है जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।